हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस बेटा, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, तो आज हम शुरू करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर 20 के डिसऑर्डर्स। ओके, वन बाय वन हम एक एक डिसऑर्डर्स लेंगे एंड प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि द डिसऑर्डर्स ऑफ दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट। मोस्टली आपको एक क्वेश्चन इसका नीट के अंदर मिल ही जाता है। सो टुडेज चैप्टर इज फॉर 4 मार्क्स। ओके, द फर्स्ट डिजीज or first disorder, myasthenia gravis. Myasthenia gravis is a muscular disorder. ये जो muscular disorder है, इसके पीछे बेसिकली जो रीजन है, that reason is the autoimmune disorder. क्या है इसका रीजन? इम्यून डिसऑर्डर डिजीज। आपको मालूम होगा इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम? इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करना किसके अगेंस्ट में? एंटीजन। जो बाहर से कोई भी फॉरेन प्रोटीन आता है उसके अगेंस्ट में एंटीजन बनाना और उसको किल कर देना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? इज टू किल द फॉरेन एंटीजन वाया सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज। लेकिन अगर यही आपका इम्यून सिस्टम क्या करने लग जाए, इस तरह की एंटीबॉडीज बनाए जो आप ही के सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाए। क्लियर मैं क्या कहना चाह रही हूं? आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम किसका सिक्रीट करे? एंटीबॉडीज का। फॉरेन सेल को ना मार करके वो आप ही के सेल को क्या कर रहा है? किल कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? रक्षक ही भक्षक बन जाए, पुलिस ही चोरी करने लग जाए, इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो हियर व्हाट? एंटीबॉडीज kills its own cell। तो एंटीबॉडी का सिक्रीशन क्यों हुआ था? एंटीबॉडी का सिक्रीशन होता है टू किल एंटीजन। एंटीजन मतलब क्या हुआ? फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी, ठीक है, दैट इज द फॉरेन बॉडी। लेकिन अब ये ऐसा काम ना करके अपने ही सेल को क्या करने लग गई है? खत्म करने लग गई है। इसलिए आपने इसको क्या कहा था? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बेसिकली होता क्या है, ये देखिए, ये आपका क्या है? न्यूरॉन है। और कौन सा वाला न्यूरॉन है ये? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन यानी कि वो न्यूरॉन जो मैसेज को लेके जा रहा है, ठीक है ना? ये इसके एक्सॉन एंड बल्ब। सो दिस वन इज द मोटर न्यूरॉन और ये इसका क्या है? एक्सॉन एंड बल्ब। और आपको मालूम है कि एक्सॉन एंड बल्ब जो है वो क्या करता है? सिक्रीशन करता है किसका? न्यूरोट्रांसमीटर्स का। तो इसने क्या करा? सिक्रीशन करा। किसका सिक्रीशन करा? न्यूरोट्रांसमीटर। और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मोस्टली बॉडी में पाया जाता है? आपको मालूम ही होगा, दैट इज द एसिटाइल कोलिन। तो ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर विच इज एसिटाइल कोलिन। तो ये जो एसिटाइल कोलिन जो है ये सिक्रीट करा किसने? इस एक्सॉन एंड बल्ब में। यानी कि बनाया किसने? इस न्यूरॉन ने बनाया और इसने क्या कर दिया? ये सिक्रीट कर दिया। इसको रिसीव किसने करा? दैट इज द मोटर एंड प्लेट, मसल्स ने। ये क्या है? दिस इज व्हाट? मसल्स। हम इसको मोटर एंड प्लेट भी कह सकते हैं क्योंकि मोटर यहां पर एंड हो रही है, दैट इज द मोटर एंड प्लेट। और ये जो मोटर एंड प्लेट है तो यहां पर नर्व्स और मसल्स दोनों का जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। This is what? NMJ, neuromuscular junction. So
Myasthenia gravis produce antibodies. Okay, in this disease antibodies are produced by the immune system near neuromuscular junction. तो it basically attacks on neuromuscular junction. सबसे पहली बात, it attacks on neuromuscular जंक्शन. क्लियर? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इसका सिक्रीशन हुआ, लेकिन अब आपने क्या बनाई है? एंटीबॉडीज. ठीक है, ये एंटीबॉडीज इसके रिसेप्टर को खा लेगी. होता क्या है, जब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आया तो इस तरह के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपकी मसल्स में. ये क्या है? रिसेप्टर्स, जो किसको कर रहे हैं? रिसीव इस न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन. तो ये एसिटाइल कोलिन है और ये क्या है? सपोज करो रिसेप्टर. दिस वन इज द रिसेप्टर और ये वाला जो है ये क्या है? एसिटाइल कोलिन. अब इसकी एंटीबॉडीज ने क्या करा? एंटीबॉडीज जो बनी, उस एंटीबॉडीज ने इसको रिसेप्टर्स को क्या कर दिया? किल, इसको खत्म कर दिया. अब क्या होगा? जब इसको किल कर दिया तो क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ कौन बचा है? न्यूरोट्रांसमीटर. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये कौन बचा? न्यूरोट्रांसमीटर. इसको रिसीव करने वाली कोई भी जो है क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स. यहाँ पर क्या हो गए? किल. तो ये बेसिकली क्या कर रही है? रिसेप्टर्स को किल कर रही है. कहां पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर. ठीक है ना? हियर एंटीबॉडीज kill receptors of neuromuscular junction. अब ये रिसेप्टर ही किल हो गए. ठीक है, तो यहां से ये रिसेप्टर क्या हो गया? हट गया, किल हो गया. अब रिसेप्टर किल हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये मैसेज दे रहा है और मैसेज को रिसीव नहीं कर रहा है. मसल्स मैसेज को रिसीव नहीं कर रही है. सपोज करो मेरी न्यूरॉन सिस्टम जो है वो मुझे मैसेज दे रहा है कि इस हाथ को मैं इस तरह से मोड़ूं और फिर मैं ऐसे लिखूं. लेकिन मैसेज तो दिया, लेकिन मैं हाथ मोड़ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी मसल्स की रिसेप्टर्स ने काम करना बंद कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्थीनिया ग्रेविस. तो मिस्थीनिया ग्रेविस के अंदर ये रिसेप्टर जो है ये फंक्शन नहीं कर रहा. जब ये रिसेप्टर फंक्शन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपकी स्केलेटल मसल्स कैसा नेचर होता है उनका? वॉलेंट्री इन नेचर. हम सब जानते हैं ये बात. स्केलेटल मसल्स कैसी होती है? वॉलेंट्री. आपके विल पावर के ऊपर. आप चाहते हो आईज को ब्लिंक करना, आप चाहते हो हाथ को उठाना, लेकिन आपके रिसेप्टर्स नहीं है, खत्म हो चुके हैं. न्यूरॉन्स ने न्यूरॉन्स जो है अपने जंक्शंस में क्या निकाल रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर निकाल रहा है, एसिटाइल कोलिन निकाल रहा है, लेकिन उसको रिसीव करने वाला रिसेप्टर आपकी बॉडी के ऑटो इम्यून सिस्टम ने खा लिया. आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज ने उसको किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. अब वो मैसेज आगे ट्रांसमिट नहीं होगा. इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? आपकी स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या आ जाएगा? पैरालाइसिस. वो फंक्शन नहीं कर पा रही. सो हियर स्केलेटल मसल्स अंडरगोस पैरालाइसिस. skeletal muscles undergoes पैरालाइसिस. अब इस पैरालाइसिस की अटैक की वजह से जो है मस्कुलर सिस्टम क्या हो गया? फेल. मूवमेंट क्या हो गया? खत्म. इसी को हम क्या कहते हैं? मिस्थीनिया ग्रेविस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. यहाँ पर जो एंटीबॉडीज का सिक्रीशन होगा वो किल कर देंगी अपने ही ओन सेल्स को, और स्पेशली किसको किल कर रही हैं? वो रिसेप्टर्स को क्या करेंगी? किल. जब रिसेप्टर्स यहाँ पर किल हो जाएंगे, ये रिसेप्टर्स किल हो गए तो मैसेज आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा. तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अटैक करेंगी. मसल्स आगे जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही हैं. स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या आ गया है? पैरालाइसिस आ गया है. ठीक है ना?
इसी को हम क्या कहते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस। क्लियर। सेकेंड डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। So muscular dystrophy is the second disorder of locomotion and movement. It is basically a genetic disorder. What is this? Genetic disorder. And this is X-linked recessive disorder. ये हम पढ़ेंगे बाद में जेनेटिक्स में। बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि X और Y दो क्रोमोसोम होते हैं। ये कौन से क्रोमोसोम से लिंक्ड है? X linked recessive disorder। क्लियर। अब इसके अंदर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। देयर इज dystrophin protein is not produced. Dystrophin protein is not produced. अब आप देखिए, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बेसिकली कैसा प्रोटीन होता है? ये प्रोटीन वो प्रोटीन है जो किससे अटैच्ड होता है? एक्टिन और सार्कोलीमा से। इसको मैं क्लियर करती हूं अभी। सपोज करो दिस वन इज द सार्कोलीमा। ये क्या है? सार्कोलीमा, ठीक है। दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स। अब इसके अंदर की साइड में यहां पर आपको मालूम है मायोसिन प्रेजेंट होगा, एक्टिन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से क्या होते हैं? थिन फिलामेंट्स, एक्टिन होता है और मायोसिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मायोसिन है और उसके बाद में फिर एक्टिन है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। आपको ये ध्यान रखना है, दिस वन इज द एक्टिन एंड दिस वन इज द मायोसिन एंड दिस इज द sarcomere, that is known as the muscle fiber। बेसिकली ये क्या है? एक छोटा सा फाइबर है और एक हमने क्या लिया है? सार्कोमियर। इस तरह से एक सार्कोमियर आपने लिया है, यूनिट होती है ये। तो ये क्या हो गया? सार्कोमियर। अब आप देखिए यहां पर क्या बात कर रहे हैं हम? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करता है? इस एक्टिन को इस सार्कोलीमा के साथ जोड़ रहा है, एक्टिन को सार्कोलीमा के साथ जोड़ रहा है। अब आपको दिखा ये जो प्रोटीन विच कनेक्ट, दिस इज व्हाट डिस्ट्रोफिन प्रोटीन विच कनेक्ट एक्टिन टू सार्कोलीमा। ये जो प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन, इसका प्रोडक्शन ही नहीं होगा। ये सार्कोलीमा के साथ में ऊपर की साइड में क्या है? कनेक्ट है और इस एक्टिन से कनेक्ट है। तो जब भी मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन वाला नेचर आता है, सबसे पहले कहां से आएगा? टेंडन्स। ये है आपकी बोन। इस बोन के पास में यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंडन्स। और यहां पर इस तरह से क्या होती है? मसल्स, ठीक है ना। तो ये क्या है? टेंडन्स। और ये आपकी क्या है? मसल, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? टेंडन। टेंडन में ही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। उसी को ये मसल्स क्या करती है? रिसीव करती है और फिर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर टेंडन से जो टेंशन आए, उस टेंशन को ये रिसीव ही नहीं कर पाए मसल, तो क्या होगा? अल्टीमेटली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी। अब टेंडन से जो मैसेज आया वो मसल्स कैसे रिसीव कर रही है? वाया डिस्ट्रोफिन। मसल्स ने उसको टेंडन्स ने क्या दिया? मैसेज दिया। उस मैसेज से किसके थ्रू दिया? डिस्ट्रोफिन। और वो किसके पास गया? मसल्स के पास। और मसल्स क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को यहां से निकाल दो तो मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होंगी।
मसल्स प्रेजेंट है, सब कुछ है, लेकिन ये वाला प्रोटीन डिस्ट्रोफिन जो कि सार्कोलिमा और एक्टिन को कनेक्ट करता है, ये नहीं आ रहा, ये नहीं बन रहा, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इस कंडीशन के अंदर अब ये टेंशन ये आगे नहीं जाएगी, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो डिस्ट्रॉफिन इज व्हाट, डिस्ट्रॉफिन is protein of muscle which attach sarcolemma to actin fiber for contraction through tendon stimulation। तो टेंडन्स जब भी स्टिमुलेट होंगे वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे ऑटोमेटिकली, किसके अंदर, डिस्ट्रोफिन के थ्रू, किसके अंदर, एक्टिन के अंदर। तो इस तरह से मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इस डिस्ट्रोफिन को ही गायब कर दिया जाए तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। ये कैसा डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ी लार्जेस्ट जीन है किसकी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जब हमने स्टडी करी थी डिफरेंट जीन्स ऑफ द ह्यूमन, तो सबसे बड़ी जीन कौन सी थी, दैट इज द डिस्ट्रोफिन। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान रखना, डिस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट जीन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो HGP की सबसे बड़ी जीन कौन सी है, डिस्ट्रोफिन। क्लियर। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफिन के अंदर ये प्रोटीन ही नहीं बन रहा है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज नॉट प्रोड्यूस। जब ये नहीं बनेगा, किसकी वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं बन रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो ऑब्वियसली कौन सी प्रॉब्लम आ गई, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो डिस्ट्रोफिन जीन कैसी है, ये सबसे बड़ी जीन है किसकी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। क्लियर। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफिन और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज व्हाट, जेनेटिक प्रॉब्लम of muscles. Yes, now the third disease, arthritis. बेटा देखो, आर्थ्रो या आर्थर मीन्स जॉइंट, क्या कहेंगे इसको, जॉइंट। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब होता है घाव आप किसे कहोगे, इन्फ्लामेशन आप किसे कहते हैं, बेसिकली जिसके अंदर आपको मालूम होगा, जब कई बार आपको हनीबी ने जैसे ही स्टिंग मारा होगा या हनीबी ने आपको काटा होगा, तो क्या होता है उस एरिया के अंदर, वो एरिया स्वलन हो जाता है स्वलन, सूज जाता है, देखा होगा आपने, थोड़ा सा वार्म हो जाता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, उसमें रेडनेस आ जाती है, दर्द होना शुरू होता है, पेन होगा उसके अंदर, ठीक है ना। इस तरह के जो भी सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इन्फ्लामेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। जॉइंट में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो आप उसको क्या कहोगे, आर्थराइटिस। क्योंकि अपना चैप्टर किससे रिलेटेड है, लोकोमोशन से है, तो आर्थराइटिस भी यहां पर हम क्या कर देते हैं, जॉइंट से रिलेटेड 3 डिजीज एक साथ लेंगे। ठीक है, पहली, दैट वन इज द गाउट। Second one, rheumatoid arthritis. And the third one, which is known as simply osteoarthritis. अब आप देखो ये तीनों में क्या डिफरेंस है।
सब बेसिकली किसकी है, जॉइंट्स की ही प्रॉब्लम है। जैसे से ये प्रोग्रेस करेंगी ये क्या कर रही है आपस में चेंज। गाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में चेंज हो सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या हो सकता है, चेंज। तो सबसे पहले लेते हैं गाउट। गाउट बेसिकली किससे रिलेटेड है, यूरिक एसिड से। अगर किसी की बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का कंपोजिशन ज्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड बहुत ही कम अमाउंट के लिए आपके ब्लड में चाहिए होता है जो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है। ब्लड में अप्रोक्सीमेटली कितना यूरिक एसिड होना चाहिए, दैट इज 3 to 7 माइक्रोग्राम। इतना यूरिक एसिड किसमें होना चाहिए, आपके ब्लड के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा यूरिक एसिड आपकी बॉडी में है तो वो आपकी बॉडी में गाउट का प्रोडक्शन कर सकता है। अब ये गाउट कैसे करता है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है, या हो सकता है कि आपकी किडनी जो है उसको फिल्टर नहीं कर पा रही है। किडनी में भी यूरिक एसिड की वजह से स्टोन्स बन जाते हैं। किडनी स्टोन्स का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, यूरिक एसिड भी है। तो अब आप देखिए ये जो डिजीज है गाउट, ये गाउट किसकी वजह से आ रही है, यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। कॉज हम कह सकते हैं, कॉजेस, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द गाउट। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म अगर पूरा नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कुछ भी इस तरह की कोई भी कंडीशन इसके अंदर आती है तो। दूसरा कंडीशन ये है आपकी किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है यूरिक एसिड को, ठीक है ना, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है। अब यूरिक एसिड आपके ब्लड के अंदर क्या हो गया है, इंक्रीज। अगर यूरिक एसिड आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया है तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टल लाइक। यूरिक एसिड बेसिकली क्या है, एसिड है, ये तो आपको पता ही चल गया, ठीक है ना। क्रिस्टल लाइक होता है और ये क्रिस्टल कहीं पर भी डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इनका बेस्ट प्रेफरेंस एरिया क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल जॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर क्या होता है, इनका एक्युमुलेशन of uric acid in small joints। जो भी हाथ के जॉइंट्स हुए, ठीक है ना, ये वाला कार्पल वाला, ये वाला जॉइंट हुआ, धीरे धीरे इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी हाथ को इस तरह से मोल्ड करने में, ये बहुत ज्यादा पेन होगा। इस तरह की डिजीज को हम क्या कहते हैं, गाउट। तो गाउट इज बेसिकली डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट। तो गाउट है क्या, गाउट है एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन स्मॉल जॉइंट्स is called gout, is called इसी को हम क्या कहते हैं, गाउट। तो सबसे पहले कितनी कंसंट्रेशन रहनी चाहिए, 3 to 7। अगर इससे ज्यादा यूरिक एसिड है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गाउट। तो गाउट आया है बिकॉज यूरिक एसिड का नेचर जो है वो कैसा होता है, क्रिस्टल लाइक। तो क्रिस्टल लाइक नेचर बहुत ही हार्मफुल है किसके लिए, बॉडी के लिए, क्योंकि वो स्मॉल जॉइंट्स के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक। ये तो स्मॉल जॉइंट्स की बात हुई। अगर ये ज्यादा सीवियर हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये किसमें चेंज हो जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी चेंज हो सकता है, हो सकता है, नॉट नेसेसरी बट हो सकता है। अगर इसको इसी स्टेज के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली किसका है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ओके, AID। What is AID? Autoimmune disorder. Autoimmune
डिसऑर्डर को ही आपने क्या कहा है, AID। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपके जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ये जॉइंट, यहां पर दो बोन आके मिल रही है, जॉइंट। दिस इज नोन एज द पेरी ऑस्टियम, ठीक है ना, ये एक बोन है, ये बोन है, ये क्या हो गया, दिस वन इज व्हाट, जॉइंट। अब जहां पर जॉइंट होते हैं वहां पर बोन्स किससे कवर्ड रहती है, एक कार्टिलेज से। ये क्या है, इसके ऊपर यहां पर क्या लगा हुआ है, ये कार्टिलेज, दिस इज व्हाट, कार्टिलेज। इस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट कार्टिलेज। अब इस आर्टिकुलेट कार्टिलेज के दोनों साइड में यहां पर ये दोनों जुड़ रहे हैं, दैट इज द फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। ये दोनों जॉइंट को जोड़ने का काम कर रहा है कौन, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। बेसिकली लिगामेंट्स ही तो ज्वाइन करते हैं इसको, एक इधर का लिगामेंट एक इधर का लिगामेंट, तभी तो उसको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। तो इस तरह से कार्टिलेज क्या करते हैं, ज्वाइंट। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन भी इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। यहां पर ये जो ग्रीन कलर की नजर आ रही है, दिस इज व्हाट, साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या है ये, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल जॉइंट कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को, दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन लगातार एक फ्लूइड का सिक्रीशन करती है और वही फ्लूइड जो है लुब्रिकेशन का काम करता है। ये तो हुई नॉर्मल बात, लेकिन कई बार क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कुछ इस तरह के सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, जिसने क्या कर दिया, इसमें जाके डीजनरेट करना शुरू कर दिया आर्टिकुलेट कार्टिलेज को। यहां पर कुछ ऐसे सेल्स बन जाएंगे, ये सेल्स क्या कहलाते हैं, पैनस। इन्होंने क्या करा, इस आर्टिकुलेट कार्टिलेज को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय। ये जो आर्टिकुलेट कार्टिलेज है इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। किसने डिस्ट्रॉय करा, इस पैनस वाले सेल ने। अल्टीमेटली धीरे धीरे अब आप जैसे ही अपने जॉइंट्स को हेल्प लोगे उसकी मूवमेंट के अंदर, तो यहां पर ये एरिया कैसा हो गया है, इन्फ्लेम्ड। दिस एरिया इज नाउ इन्फ्लेम्ड। तो यहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन का मतलब स्वेलिंग, वॉर्म, रेडनेस एंड पेन। तो यहां पर क्या हो गया है, बेसिकली इन्फ्लामेशन ड्यू टू एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडीज, जो आपकी बॉडी ने ही सिक्रीट करी है, वही यहां पर क्या कर रही है, हार्मफुल इफेक्ट शो करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस तरह के इन्फ्लामेशन को ही हम क्या कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड मीन्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का इन्फ्लामेशन, तो ये क्या हो गया है, जॉइंट का इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैनस क्रिस्टल। ये पैनस क्रिस्टल कहां से आए, ये आए हैं आपके ऑटो इम्यून सिस्टम के डिफॉर्मिलिटी की वजह से। तो जो आपकी हेल्प करने वाले सेल्स थे, अब वो इस तरह का सिक्रीशन कर रहे हैं कि वो आप ही के आर्टिकुलेट कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, व्हिच वन, दैट इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बेसिकली ये आपके इम्यून सिस्टम का है, और अगर इसको डिटेल में देखना है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है, मेरा एक और वीडियो सेंड कर रखा है मैंने, उसमें चेक कीजिएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से, तो आपको मिल जाएगा उसके, ठीक है ना, सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो भी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो ये हुआ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है ना,
ये तो किसी यंग पर्सन के अंदर भी हो सकता है, ओल्ड पर्सन के अंदर भी हो सकता है। डिफॉर्मिलिटी है ऑटो इम्यून सिस्टम जब आपका एक्टिवेट हो जाए, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम फेल हो जाए और एआईडी एक्टिवेट हो जाए तब। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली कब होता है? ओल्ड एज के अंदर। ओल्ड एज डिजीज भी कहती है। ये भी क्या है? जॉइंट्स की ही प्रॉब्लम है। यहां पर सपोज करो दिस वन इज द जॉइंट। अब जैसे से जॉइंट ओल्ड होते जाते हैं तो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो क्या होता रहता है? खत्म। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो लगातार सिक्रीशन कर रही थी, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन ये क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन जो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। और ये कौन सा कार्टिलेज है? आर्टिकुलेट कार्टिलेज। अब क्या हुआ? ओल्ड एज में इस साइनोवियल फ्लूइड का लेस सिक्रीशन होता है, ठीक है ना, ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। तो जब साइनोवियल फ्लूइड कम बनेगा तो लुब्रिकेशन कौन देगा? जब लुब्रिकेशन नहीं होगा तो दोनों जॉइंट्स जो हैं आपस में क्या होंगे? एक साथ मिलेंगे और आपस में मिलने की वजह से इनके अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओल्ड एज की वजह से, यहाँ तो कौन है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैनस की वजह से खत्म हुआ, लेकिन ओल्ड एज की वजह से ये वाले जो हैं इनके अंदर क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाएगा। और जब डिस्टॉर्शन शुरू होगा तो ऑब्वियसली पेन होगा जब भी आप उठते हो, बैठते हो, ठीक है ना। तो आपको हेल्प करनी चाहिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, ताकि उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अब क्या हो गया है? साइनोवियल फ्लूइड ड्यू टू द एज प्रॉब्लम अपना सिक्रीशन नहीं कर पा रही है। इस वजह से देयर इज इन्फ्लेमेशन इन joints, because this one is the itis, and there is erosion of this particular bone cells, articulate bone cells. तो सबसे पहले ध्यान रखना, आर्टिकुलेट कार्टिलेज खत्म होगा, फिर कार्टिलेज के खत्म होने के बाद आर्टिकुलेट क्या होंगी? बोन्स डायरेक्ट होंगी, और जब बोन्स डायरेक्ट आर्टिकुलेट होती हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो यहाँ पर डिग्रेडेशन of articulate cartilage। आर्टिकुलेट कार्टिलेज आपको मालूम होना चाहिए, ये वाला कार्टिलेज जो ग्रीन वाला है इसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलेट कार्टिलेज। यही हेल्प करता है ताकि आपकी बोन्स इरोड ना हो। जब ये खत्म हो जाएगा तो बोन इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इरोजन of bone cells in joints। अपने आप जब ये कार्टिलेज खत्म हो गया तो बोन्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे और एक दूसरे को इरोड करेंगी, दैट इज नोन एज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप। नंबर 1, gout due to the deposition of uric acid crystal. Number 2, rheumatoid arthritis due to autoimmune disorder, secretion of Panus cells in synovial membrane, okay, synovial cavity fluid. And osteoarthritis is an old age problem in which there is a erosion of bone cells due to removal of this articulate cartilage due to less secretion of synovial fluid, ठीक है ना। क्योंकि synovial fluid कम हुआ, आर्टिकुलेट कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हुआ और ऑटोमेटिकली यहाँ पर इरोजन ऑफ बोन स्टार्ट हो जाती है। तो ये तीनों ही क्या है? आपके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। क्लियर? नाउ फोर्थ डिजीज इज ऑस्टियोपोरोसिस। फोर्थ डिजीज इज ऑस्टियोपोरोसिस। व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? बेसिकली osteoporosis means, actually this is an age related disease. First, age related disease, mostly found in old peoples. There is a decrease in the
बोन मास। जो बोन का जो मास होता है कैल्शियम और फास्फोरस, वो इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज इन बोन मास। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। अब आप देखिए, बोन मास डिक्रीज हो रहा है, एज रिलेटेड डिजीज है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो काम करेगा वो क्या होता है, एस्ट्रोजन। हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। हॉर्मोन्स का लेवल कम हो जाना, स्पेशली एस्ट्रोजन का डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, ये भी बहुत बड़ा रीजन है किसका, ऑस्टियोपोरोसिस का। बिकॉज एस्ट्रोजन हेल्प इन कैल्शियम बाइंडिंग, इट डायरेक्टली ट्रांसफर कैल्शियम टू द बोन्स, इट स्ट्रेंथन्स द बोन। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथन द बोन्स। प्यूबर्टी के टाइम जब एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली उसी समय क्या होता है, ज्यादा जो है आपका बॉडी का मास जो है, वो इंडेक्स जो है, बोन का इंडेक्स, वो भी क्या होता है, इंक्रीज। तो कैल्शियम बाइंडिंग कैपेसिटी जो है बोन्स के पास में ज्यादा हो जाती है जब एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हमने कहा है डिक्रीज इन बॉडी मास। ठीक है, सपोज करो दिस वन इज द बोन, व्हाट इज दिस, दिस इज द बोन। अब इस बोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये बोन क्यों इंटैक्ट है, क्योंकि इसके पास में कैल्शियम भी है प्लस इसके पास में फॉस्फेट भी है। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम अगर कम होगा तो आपकी बोन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसके आसपास क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड। बोन के आसपास क्या होगा, ब्लड किसके अंदर प्रेजेंट होगा, कैपिलरीज में। तो ब्लड इसके क्या होगा, पास में प्रेजेंट होगा। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ब्लड का जो कैल्शियम लेवल होता है दैट इज बिटवीन 8.5, ठीक है, या 8 to 10 मिलीग्राम पर डेकालीटर। इतना कैल्शियम आपकी बोन को चाहिए। अब इस कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पहला हम लेते हैं पैराथॉर्मोन। सेकंड हम लेंगे कैल्सीटोनिन। ये जो बोन है ये इंटैक्ट रही, इसको कैसे हम करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसके अंदर पढ़ेंगे। पैराथॉर्मोन बेसिकली क्या करता है, पैराथॉर्मोन आपके बोन ब्लड के अंदर जैसे ही सपोज करो कैल्शियम कम हो गया, 7 आ गया, 6 आ गया, तो ये बोन से ब्लड में क्या कर देगा, कैल्शियम का ट्रांसफर। ध्यान रखना, this parathormone transfers calcium from bone to blood। अगर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो रहा है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, मेंटेन कितना रहना चाहिए, होना कितना चाहिए, 8 से 10 मिलीग्राम। अगर इससे कम हुआ तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहती है, हमारे ब्लड का लेवल मेंटेन रहे। इस समय यहां से ब्लड के अंदर कैल्शियम को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, पीटीएच, पैराथॉर्मोन। अब ये जो पैराथॉर्मोन है इसने क्या दे दिया, ब्लड को कैल्शियम दे दिया। जब इसने ब्लड को कैल्शियम दिया तो आपकी बोन तो वीक हो गई, जब इसका कैल्शियम यहाँ पर निकल गया, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ब्लड को। अब आपकी बोन जो है वो क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है। इस समय हेल्प कौन करेगा, सपोज करो आपके ब्लड का कैल्शियम हो गया ज्यादा, 11, ठीक है। इस समय कैल्सीटोनिन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा किसका, ब्लड कैल्शियम टू द बोन, ट्रांसफर ब्लड कैल्शियम टू बोन। तो जब ये बोन के अंदर जाएगा तो बोन को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगा। तो ये तो इसके लिए क्या हो गया, कैल्सीटोनिन तो क्या हो गया,
हेल्पफुल हार्मोन। तो पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों का नेचर कैसा है? एंटागोनिस्टिक है। एक ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करता है और एक आपकी बोन के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करता है। जो बोन के अंदर इंक्रीज करता है दैट वन इज द कैल्सिटोनिन, और जो ब्लड में इंक्रीज करता है वो कौन है? पैराथॉर्मोन। तो ये दोनों ही हार्मोन जो हैं कैसे हो गए? अपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक, ठीक है ना। और अल्टीमेटली ये आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। अब आप देखो, जब इन्होंने कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करा, उसके बाद में भी अगर कैल्शियम का लेवल डिस्टर्ब करने का कोई कारण होगा तो वो क्या होता है? आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन आफ्टर क्या कहते हैं? मीनोपॉज, इसका सिक्रीशन क्या हो जाता है? डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम आ जाती है कि बोन जो है वो अपने अंदर कैल्शियम को स्टोर नहीं रख पाती और बोन का जो मास है वो क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है और बोन क्या हो जाती है? वीक। उसमें जगह जगह क्या बन जाते हैं? पोर्स, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या होता है? इस कैल्शियम को स्टोर करके रखना बोन में। तो इसका मेन काम क्या है? स्ट्रेंथन द बोन एंड स्टोर कैल्शियम इन बोन्स। लेकिन एस्ट्रोजन कब, इसका हार्मोन का लेवल जो है कब कम हो जाएगा? आफ्टर मीनोपॉज। तो ये भी ध्यान रखना, आफ्टर मीनोपॉज, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, मीनोपॉज कॉजेस डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? बोन को स्ट्रेंथ करने। इसी वजह से हमने इसको क्या कहा है? एज रिलेटेड डिजीज, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर ये होगी, ठीक है ना, ओल्ड पीपल्स में ही होगी, स्पेशली किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर जो है ये ज्यादा होती है मेल्स के कंपैरिजन में। लेकिन मेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन जैसे से ओल्ड एज होती है तो सिक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन बंद नहीं होता है, लेकिन सिक्रीशन कम हो जाता है। फीमेल्स में तो ये एस्ट्रोजन का हार्मोन बंद ही हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मेनोपॉज। तो यही कारण है कि ओल्ड जो फीमेल्स जो हैं उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो अब इस बोन में से जब कैल्शियम चल जाएगा तो बोन में जगह जगह पर क्या बन जाएंगे? इस तरह से पोर्स बन जाएंगे और इन्हीं पोर्स की वजह से अब यहाँ पर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर क्या हो गए? मोर। सो देयर इज मोर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। ऑब्वियसली इस तरह की वीक बोन जो है वो क्या हो जाएगी? फ्रैक्चर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। बोन के बीच में क्या हो जाना? छेद हो जाना, क्योंकि उसमें से कैल्शियम क्या हो गया है? बाहर। तो कैल्शियम को लेवल को मेंटेन करता है पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन। अगर पैराथॉर्मोन का लेवल भी, यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि पैराथॉर्मोन ब्लड में जा रहा है, अगर पीटीएच का जो है एब्नॉर्मलिटी आ जाती है तभी भी हम क्या कह सकते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज बेसिकली एज रिलेटेड प्रॉब्लम इन विच देयर इज अ डिक्रीज ऑफ द मास ऑफ द calcium inside the bone which causes pores, okay, and which causes fracture obviously, and this is especially due to the less secretion of which hormone? That is the estrogen hormone, which help in the calcium binding capacity, increase the calcium binding capacity inside the tetany. Tetany is basically what? Tetany means wild contraction, wild contraction of muscles। मसल्स जो है भयंकर तरीके से क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। आपको मालूम भी होगा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो है एक बैक्टीरिया है, वो भी ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, दैट वन इज नोन एज टेटानी, ओके, ये पाई है। अब इसका रीजन जो है टेटानी का, दैट इज द हाइपोकैल्सीमिया, less concentration of calcium in extracellular fluid, hypocalcemia। extracellular
फ्लूइड। तो अगर बाहर बॉडी के अंदर बोन के आसपास लेस फ्लूइड आपको नजर आ रहा है, मसल्स के आसपास आपको फ्लूइड जो है उसके अंदर लेस कैल्शियम नजर आ रहा है, क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज टिटेनी। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी मसल्स, ठीक है ना, इस मसल्स के पास में, क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या है, लेस। इस लेस कैल्शियम की कंसंट्रेशन की वजह से ये मसल्स जो हैं ये क्या हो रही हैं, रिमेन क्या रह रही हैं, बिल्कुल जो है कॉन्ट्रैक्ट स्टेज के अंदर रह रही हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टिटेनी। टिटेनी का एक और बहुत बड़ा रीजन भी है, इस वाली की बात नहीं कर रहे हम, एक आपको मालूम भी होगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये एक बैक्टीरिया है जो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या कहते हैं, टिटेनोस्पोरिन। उसकी वजह से भी टिटेनी हो जाती है, ठीक है ना, दैट इज टिटेनोस्पोरिन। ये क्या है, दिस वन इज नथिंग बट द टॉक्सिन। इस टॉक्सिन की वजह से भी क्या होता है, दैट इज टिटेनी। सो टिटेनी के बहुत कारण है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है दैट टिटेनी इज ड्यू टू द लेस सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वहां पर कम सिक्रीशन है और उसी की वजह से वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है किसके अंदर, मसल्स के अंदर। उसी को हम क्या कहते हैं, टिटेनी कहते हैं। सेकंड एक और ले लेते हैं हम, दैट इज नोन एज स्प्रेन। देखो एक टर्म होता है स्प्रेन और एक टर्म होता है स्ट्रेन, इन दोनों के बीच में ही डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज द मोर पेनफुल, ठीक है, तो पेनफुल या फिर विच वन इज मोर क्या कहते हैं, क्या बहुत ज्यादा जो आपको डैमेज करता है वो कौन सा वाला पोर्शन है, किसके अंदर आपको रेस्ट लेने की जरूरत है, आपको जो है घर पे जो रेस्ट लोगे तभी जाके वो उसमें जो है कवरिंग होगी पूरी अच्छी तरह से बोन ब्रेक हो जाती है तो फ्रैक्चर हो जाता है। उसी तरह से इन दोनों में से स्प्रेन की स्ट्रेन, विच वन इज द सीवियर वन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्प्रेन PRI इसके अंदर, ठीक है ना, ये आपका आइडिया है, जस्ट पता होना चाहिए आपको, स्प्रेन इज मोर सिवियर, दिस इज लेस सिवियर। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आपका जो जॉइंट है, ठीक है ना, जहां पर भी जॉइंट है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, ट्विस्ट हो गया है, डिसलोकेट नहीं हुआ है बट ट्विस्ट हो गया है। और ट्विस्टिंग की वजह से लिगामेंट्स ब्रेक हो सकते हैं, टेंडन्स ब्रेक हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स ब्रेक हो सकती है। तो ट्विस्टिंग ऑफ द जॉइंट इज नोन एज स्प्रेन। So what happened in the sprain? Twisting of joint in joints in body, not dislocation. हम डिसलोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। Causes breakage of लिगामेंट्स। अगर लिगामेंट ही ब्रेक हो गए, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो टेंडन्स ही अगर ब्रेक हो जाते हैं, या फिर ब्लड वेसल्स जो उसके साथ में अटैच्ड है वो अगर ब्रेक होगी तो आप उसको क्या कहोगे, स्प्रेन। तो स्प्रेन क्या हुआ, ज्यादा सीवियर हुआ, इसमें आपकी बॉडी को ज्यादा नुकसान हुआ है, डिसलोकेशन नहीं हुआ है बट ट्विस्टिंग की वजह से ब्रेकेज हो गया है, ठीक है ना। तो ब्रेकेज हुआ है, इसका रीजन क्या है, ट्विस्टिंग। ये चीज आपको याद रखनी है। ये स्ट्रेन जो है लेस सीवियर है, ऑब्वियसली इसमें ट्विस्टिंग है तो इसमें भी ट्विस्टिंग ही होगी, ठीक है ना। ऑल्सो ड्यू टू द ट्विस्टिंग ऑफ जॉइंट। लेकिन ये इतना वो नहीं है कि इसके अंदर ब्रेकेज हो जाए, इसमें जस्ट वो स्ट्रेच हुआ है, लिगामेंट्स विल स्ट्रेच इन द स्ट्रेन कंडीशन। और टेंडन्स
विल स्ट्रेच। तो स्ट्रेच होने के बाद में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े दिन बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, अपने आप रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर लिगामेंट टूटता है, टेंडन टूटता है, तो बॉडी में उसकी रिकवरी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेस्ट लेना पड़ता है। बोन तो फिर भी जल्दी फॉर्म हो जाती है, लेकिन लिगामेंट्स को फॉर्म होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया। एक और ले लेते हैं, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन जो है बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, जॉइंट्स में अगर आर्टिकुलेट कार्टिलेज जो है वो मूव हो जाए। जैसे ये वाला अपन ने जॉइंट बनाया था, इस तरह से ये जॉइंट है, इस जॉइंट के अंदर अगर ये आर्टिकुलेट कार्टिलेज जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, हल्का सा हिल जाएगा, है डिसलोकेट हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसलोकेशन। तो हियर बोन्स का डिसलोकेशन से ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पर आर्टिकुलेट कार्टिलेज जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे दैट इज द क्या कहते हैं, डिसलोकेशन ऑफ द आर्टिकुलेट कार्टिलेज। फिर वापस ये नॉर्मल पोजीशन के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है ना, डिसलोकेशन ऑफ आर्टिकुलेट कार्टिलेज, ये है आर्टिकुलेट कार्टिलेज इन जॉइंट्स, और फिर वो अपने आप क्या हो जाएंगे, नॉर्मल भी हो जाएंगे। तो टिटेनी बेसिकली हाइपोकैल्सीमिया से होती है और ये वाइड कॉन्ट्रैक्शन है। स्प्रेन ज्यादा सीवियर है क्योंकि इसके अंदर लिगामेंट्स ब्रेक हो गए हैं। स्ट्रेन लेस सीवियर है, अपने आप ठीक हो जाएगा। डिसलोकेशन, आर्टिकुलेट कार्टिलेज जो है वो क्या हो गए हैं, अपनी जगह से मूव कर गए हैं, लेकिन वो भी क्या हो जाएंगे, अपनी जगह पर आ जाएंगे। ठीक है ना, so that is not so severe. So these are some diseases. Okay beta, thank you.